Hello everyone, so welcome back once again with a new video of class 8. We are in class 8 and this is going to be the chapter number 1 of history class 8. If I am not wrong, the name of the chapter is how, when and where. Like हम बात करेंगे कब, कैसे और कहाँ. बात क्या करने वाले हैं? In the previous class I already discussed this, that NCERT means National Council of Education Research and Training, है ना, divided the whole history in 3 parts basically for reading purpose. मतलब ये division of history नहीं है, ये reading purpose के लिए, study purpose के लिए. So I already told you guys कि class 6 is made for the ancient history, and similarly class 7 is for the medieval history, and like 8 is for the modern history. So we are in class 8, so we will talk about modern history, and in this modern history we will talk about British. ठीक है. So basically जो ये chapter है how, when and where, हम यहाँ बात क्या करेंगे? So हम लोग बात किए थे how, कि हाउ ब्रिटिश यूज टू कम इन इंडिया. ये हाउ का मतलब क्या है? कि हाउ ब्रिटिश और द अदर यूरोपियंस दे यूज टू कम इन इंडिया, हाउ वी नो अबाउट देम. समझी? वी हैव 2 हाउस ओवर हियर. वन हाउ इज फॉर हाउ ब्रिटिश केम इन इंडिया एंड सेकेंड हाउ इज how we know about them. Now the second thing is the when. Now when, what we will talk about when. हम बच्चों when में बात करने वाले dates की, हम यहाँ बात करने वाले dates की, हम यहाँ बात करने वाले timeline की. Timeline regarding what? Timeline regarding the Europeans, that when European come in India, how when British used to come in India, how British after every war. In second chapter we will talk about Battle of Plassey, we will talk about Battle of Buxar, we will talk about Carnatic wars, we will talk about Anglo-Mysore war, Anglo-Maratha war, Anglo-Sikh war. Like all these wars made British more and more powerful, and because of this power they started becoming more and more, you can say, politically active and strengthened in India. तो ये जो शक्ति उनको मिलती गई, वो युद्ध जीतते गए, शक्तियाँ उनको मिलती गई, वो अपने आप को स्टैब्लिश करते गए. ये कब कैसे हुआ, कब हुआ, ये वी विल टॉक अबाउट इन व्हेन. नाउ वेयर वाला टॉपिक में वी विल टॉक अबाउट प्लेस. इंग्लिश में आपको पता है कि वेयर यू वर्ड यूज फॉर मेनली प्लेस. ये समझ, यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि हाउ, वेयर ब्रिटिश, ऑन विच प्लेस दे फर्स्ट ऑफ ऑल केम इन इंडिया. मैं बार बार ब्रिटिश बोल रहा हूँ, बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्रिटिश, इट इज़ अबाउट यूरोपियंस. तो ये यूरोपियन लोग जो थे, लाइक जिनमें डच, पोर्टुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सब लोग आ जाते हैं यूरोपियन जब मैं बोलता हूँ. तो ये यूरोपियंस यानी कि ये जो विदेशी थे, जिनको फिरंगी बोलेंगे हम लोग, या फॉरेनर बोलेंगे, अजनबी बोलेंगे, दीज पीपल, ये लोग जो थे ना, ये कब आए, कैसे, मतलब कहाँ आए, विच प्लेस. अच्छा, जहाँ पे वो आए, फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टैब्लिशमेंट कैसे कैसे की, एक के बाद एक किस किस जगह पे ये जाने लगे. सो इन दिस वे वी विल टॉक अबाउट इन द चैप्टर लिटिल बिट. एक ब्रीफिंग होगी चैप्टर में कि वो कैसे उन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट किया, उनके जानने के हमारे पास सोर्सेस क्या क्या है, वो कब आए और वो कहाँ आए, कैसे वो फैले, कहाँ से कहाँ तक गए. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नेम. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में डील कर दिया था, जिसमें वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस था आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ऑल दिस दैट व्हाट इज हिस्ट्री. तो ये हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी, व्हाट इज हिस्ट्री, एंड ये बात अच्छे से कर चुके थे कि भाई हिस्ट्री इज समथिंग विच वी talk about, which mean past.
which we talk about from the past, which already passed away, and right now in present we are just memorizing it, or we are just recalling the facts which passed. जो बीती हुई बातें हैं उन बातों को हम दोबारा दोहराते हैं अभी के क्या वर्तमान में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भूत बोलेंगे, यानी कि इतिहास बोलेंगे। तो इतिहास क्या है, तो भूतकाल में यानी कि पीछे के समय में हो चुकी ऐसी बातें हैं जिसको वर्तमान में हम दोहराते हैं या वर्तमान में हम पढ़ते हैं। मेरी बात को समझ गए, क्लियर हो गई बात? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिया था, मैंने डिफिनेशन भी आपको लिखवा दिया था, ठीक है। सेकेंड नंबर था हमारा कि द डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। ये डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री वाला टॉपिक भी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, है ना। आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक पे प्रेस करते चलना भाई, और ना वो जो घंटा होता है घंटा को बजा के बेल आइकॉन प्रेस करके ऑन कर लेना बेल आइकॉन, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वीडियो शेयर कर देना दबा के, है ना। और आई बटन पे मिल जाएगा आपको पिछले वीडियो का लिंक, उसको क्लिक करके पिछला वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। बहुत सारी बातें बता दी, है ना, जानकारी काफ़ी है इतना, अब मत बोलना कि कुछ नहीं बताते हैं, है ना। चलो, तो भाई डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वी हैव द एंशिएंट हिस्ट्री, वी हैव द मिडाइवल हिस्ट्री एंड वी हैव द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और इन सब के बाद भी एक हिस्ट्री होता है बेस्ड ऑन NCERT 6, 7, 8। जब आप 9th में जाओगे तो 9th में NCERT विल गिव यू द वर्ल्ड हिस्ट्री। जब आप 10th में जाओगे तो 10th में NCERT विल गिव यू नेशनलिस्ट हिस्ट्री, राष्ट्रवादी इतिहास, जहाँ पे आपको NCERT बताएगा कि हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है ये हम 10th में पढ़ेंगे। 9th हिस्ट्री इज अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, वेयर यू विल टॉक अबाउट, वेयर यू विल रीड अबाउट डिफरेंट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वी विल रीड अबाउट फ्रांस, वी विल रीड अबाउट रशिया, वी विल टॉक अबाउट जर्मनी, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया। अलग अलग देशों की बात करेंगे 9th में, ठीक। चलो, एंशिएंट हिस्ट्री के मेजर सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे कि इनके सोर्सेज क्या क्या है। तो हमारे पास सोर्सेज है बोन्स, फूड ग्रेन्स, है ना, यूटेंसिल्स, जो भी पत्थर के बने हुए यूटेंसिल्स हैं, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सिमिलरली जो मिडाइवल पीरियड था वहाँ पे हमारे पास कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, है ना, केव्स, पेंटिंग्स, है ना, मॉन्यूमेंट्स, बिल्कुल, दीज आर द सोर्सेज। बात अगर मॉडर्न की करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, हैंड रिटन हमारे पास जो लेटर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स, so these are the official documents, ठीक है। so these are the few basic things which we have as a modern history, ठीक है, हमारे पास जो नॉलेज के तौर पे केप्ट है, ठीक। तो ये इतनी सारी बातें तो हो चुकी थी, है ना। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हिस्ट्री में हम लोग ऑलवेज उन डेट्स को याद रखते हैं व्हेन अ प्रिंस बॉर्न, यानी कि राजा का बर्थ, है ना, बर्थ ऑफ अ प्रिंस, राजकुमार, बर्थ ऑफ अ किंग, ठीक है, प्रिंस का, किंग का बर्थ डे, ठीक है, बर्थ डेट। सिमिलरली डेथ डेट, उनका डेथ कब हुआ। अच्छा, उनके सारे वॉर्स, उनकी सारी विक्ट्री, एग्रीमेंट, इफ दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रिटी, अगर कोई ट्रिटी हुआ हो राजाओं के बीच में, सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ट्रिटी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी रिमेंबर एज अ हिस्ट्री, एज अ पास्ट। इसी को हम लोग बोलेंगे कि दीज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें तो हो गई, है ना, मिला जुला के। अब हम लोग को आज क्या कर लेना है, थोड़ा सा जो छोटा सा आज हम लोग बाबू कर लेंगे
एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पहले तो करेंगे हम लोग, दैट विल बी व्हाट इज कॉलोनियल। क्या करेंगे? व्हाट इज कॉलोनियल। एक नया क्वेश्चन आएगा हमारे पास चलते हुए, टुगरुम टुगरुम करते हुए, है ना। इस क्वेश्चन ने कल ट्रेन पकड़ा था, हम आज इसको प्लेटफॉर्म पे लाने भी गए थे, अभी लेके आए थोड़ी देर पहले। खाना वाना खाया है, नाश्ता वास्ता करके तुम्हारे सामने आ गया, देखो है। इसका घर पता है कहाँ है? इसका घर है उत्तर प्रदेश में जौनपुर। उत्तर प्रदेश में एक जगह है यूपी में जौनपुर, तो जौनपुर का है कॉलोनियल। व्हाट इज कॉलोनियल, ये क्वेश्चन। चलिए, जोक था, मुस्कुराइए। चलिए, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल, द वर्ड कॉलोनियल केम फ्रॉम या डिराइव फ्रॉम कॉलोनी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलोनी, जब भी हम लोग कॉलोनी बोलते हैं तो इट मीन्स an area which is separated. First of all, which is separated. Number one, which is separated. Number one, belongs या belongs to. It means an area which is separated, belongs to any particular community or people. Will call a colony. मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो जब आप बोलते हो बैंकर्स कॉलोनी, ये मिठनपुरा में है, मुजफ्फरपुर में। तो देखो, बैंकर्स कॉलोनी नाम सुनते ही क्या समझ में आता है कि भैया ये जो कॉलोनी होगी, मतलब ये जो एरिया होगा, जिस एरिया में, जैसे मान लो ये एक एरिया है, ये मैंने बीच से मैं रोड बना दिया, है ना, दोनों तरफ ये घर है, ये दोनों तरफ घर हो गया। अब इस एरिया, इस मोहल्ले में मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं, और इस मोहल्ले का नाम है बैंकर्स कॉलोनी। नाम सुन के ऐसा फीलिंग क्या आएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु बिलोंग्स टू दिस कॉलोनी दे आर द बैंकर, यानी कि ये बैंक में काम करते होंगे। मतलब इन लोगों ने एक अलग से अपनी कॉलोनी बसा ली, जहाँ पे एक जैसे काम करने वाले सारे लोग हैं। हमारे भगवानपुर में एक एरिया है आईजी कॉलोनी, जस्ट गोलंबर को पार करेंगे भगवानपुर का, हनुमान मंदिर की तरफ जाने के लिए, तो आईजी कॉलोनी आएगा। आईजी कॉलोनी मतलब क्या है कि दैट कॉलोनी बिलोंग्स टू पुलिसमैन। हकीकत में वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर पुलिस वालों के हैं, ये है भी कि पुलिस वालों के घर वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से कॉलोनी एक जो वर्ड होती है ना, इट डिराइव्स एन एरिया, ये किसी एरिया को डिनोट करती है कि जिस एरिया में स्पेसिफाइड लोग रहते होंगे या पर्टिकुलर डिनोटेड पीपल दे यूज टू लिव ओवर देयर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलोनियल वर्ड या फिर कॉलोनी वर्ड का यूज किसके लिए हुआ? तो याद रखना, चैप्टर में इस वर्ड को यूज किया गया फॉर द फॉरेनर्स, मीन्स द प्लेस वेयर foreigner which we called अजनबी, या फिर which we called, एक और इसका नाम क्या था, परदेसी, फिरंगी, यू कैन से ऑफ कोर्स। तो फॉरेनर बोलो, फिरंगी बोलो, परदेसी बोलो, परदेसी, परदेसी मतलब पर, दूसरे पराए देश का, है ना, तो परदेसी हो गया। दिस काइंड ऑफ पीपल, ये जहाँ रहते थे ना, द प्लेस वेयर फॉरेनर यूज टू लिव, फॉरेनर्स यूज
टू लिव, है ना, इज कॉल्ड कॉलोनी, एंड ओवरऑल इट बिकम colonial, and the system, the government या the people they together called colonial. ठीक, colonial people तो रहते थे, उसको कॉलोनी बुलाने लगे, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को हम लोग colonial people बुलाने लगे, मतलब कॉलोनी में रहने वाले लोगों को colonial कहा गया। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई ये वर्ड कि हाउ द वर्ड colonial came. तो द पीपल हु लिव इन कॉलोनी दे कॉल्ड टू बी colonial. इज इट ओके? इज इट ओके? चलो मिटा देता हूं। अब आते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको फटाफट से आप कॉपी कर लो, क्योंकि ये आपके लिए नया है एंड अदर्स आपने ऑलरेडी कर रखा है। जस्ट डू इट फास्ट। ओके नाउ, सो वी विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को एक टॉपिक, व्हाट इज सर्वे। पहले ये जान लेते हैं सर्वे। आपको मिलेगा लिखा हुआ सर्वे प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। सर्वे प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स मतलब सर्वे हमें रिकॉर्ड्स देते हैं। सवाल ये है कि सर्वे क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। सर्वे, व्हेन वी गो फॉर detailed analysis, when we go for detailed analysis related to, when we go for detailed analysis related to its value, you can say quantity, measurement, progress or decline rate. When we go for detailed analysis related to anything कर दो, anything's value, quantity, measurement, progress or decline rate, etc. for collecting or preparing a complete report, the process is called सर्वे। पूरे का मतलब समझो। व्हेन वी गो फॉर, जब हम जाते हैं फॉर अ डिटेल एनालिसिस, डिटेल मतलब एक पूरे तरीके से किसी बात को एनालिसिस करने के लिए, रिलेटेड टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के, किसी भी चीज़ का अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हो, मतलब उसकी पूरी परख, जांच परख करने जा रहे हो डिटेल में। कैसी जांच परख? तो उस सामान की या उस चीज़ की वैल्यू, मतलब जैसे मान लो आप कोचिंग में आओ, तो कोचिंग में आने से पहले आपने कोचिंग की डिटेल परख, जांच परख की होगी कि कोचिंग की क्या वैल्यू है, अच्छा कोचिंग है कि बुरा कोचिंग है। क्वांटिटी, कोचिंग में बच्चे उच्चे हैं कि नहीं है, कि बेंच डेस्क खाली गर्दा फाँक रहा है, नहीं। मेज़रमेंट, अब मेज़रमेंट तो कोचिंग का तुमने लिया नहीं होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई। बहुत लोग देखते हैं, ये भी देखते हैं कि कोचिंग के जो क्लासरूम हैं वो छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं। बड़ा बड़ा है तो ठीक है भाई, बड़ा स्पेस है, थोड़ा खुला खुला सब बैठ सकते हैं, है ना। अभी तो कंडीशन ये है कि तुम लोग सो सकती हो आराम से, बेंच लगवा दें, सो के पढ़ना है, ये हो भी करेगा, है ना। ध्यान बता, तुम लोग देगा नहीं, ये होगा। प्रोग्रेस और डिक्लाइन रेट, आप पता ये लगा सकते थे या हो कि भाई कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, थे पहले पढ़ रहे थे, उनका प्रोग्रेस है या उनमें घटाव है, कमी है। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका रिजल्ट अच्छा हुआ है कोचिंग में आने के बाद, या उनमें और कमी आई है।
और वो गंदा परफॉर्म करने लगे। समझ रहे हो? तो इन सारी बातों को जब आप परख करोगे, जांच परख करोगे, पड़ताल करोगे, तो उस कलेक्शन ऑफ डेटा को, उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे रिपोर्ट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे सर्वे। मतलब जो आपके पास पूरा डिटेल आया वो एक रिपोर्ट कहलाया। क्या कहलाया? रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो प्रोसेस तुमने फॉलो किया वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड द सर्वे। इज इट ओके? यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सर्वे? सो कलेक्शन ऑफ डेटा by detailed analysis of anything, we called it survey. The process is called survey. अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में मेरे आ रहा है, आपका पता नहीं, that what type of survey used to do during that British time. अंग्रेजों के टाइम कौन कौन से सर्वे हुआ करते थे जिससे कि हमें उनके बारे में पता चल पाता है। सो दिमाग में रखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश या यूरोपियंस पीरियड, ठीक है, द मेजर सर्वेज आर कौन कौन सा सर्वे है भाई? बोटैनिकल सर्वे, यू कैन से सर्वे रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, सर्वे रिलेटेड टू बोटैनिकल के बाद, एग्रीकल्चर लैंड के बाद सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, क्या फर्टिलिटी, व्हाट? हाँ भाई, तो सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड सर्वे कि कौन सी सॉइल कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, कितना किलो ग्रेन्स इस सॉइल में उगता है, ताकि ये पता चल सके कि किस सॉइल में खेती करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, किस खेत में खेती करना घाटा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सो पॉपुलेशन सर्वे कि कितनी आबादी है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जॉब सर्वेज, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एजुकेशनल सर्वे, हाउ मच पीपल आर एडुकेटेड, एजुकेशनल सर्वे। सो दीज आर द फ्यू सर्वेज विच टेक प्लेस ऑन दैट टाइम। और इन सर्वे के बेसिस पे हमें भी ये पता चलता है, आज ये सर्वे किया था ब्रिटिश लोगों ने, बट ये आज हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि हम अब जब इनको पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि बोटैनिकल सर्वे को पढ़ के मालूम चलता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम इन आवर कंट्री इंडिया दिस मच दीज टाइप ऑफ ट्रीज, ये सभी टाइप के पेड़ मिला करते थे। एग्रीकल्चरल लैंड, इतने ज़्यादा खेती की ज़मीन हमारे पास थी, इतना ज़्यादा अलग अलग टाइप के फसल उगाया करते थे हमारे किसान। ये आबादी थी उस समय भारत की, आज कितनी है, उस समय कितनी थी। उस समय कितने लोग जॉब करते थे, आज कितने लोग जॉब करते हैं। उस समय का एजुकेशन लेवल क्या था, आज का एजुकेशन लेवल क्या है। सो वी विल हैव अ ग्रेट कंपैरिजन विद दिस, क्योंकि हमारे पास उस समय का आज से 100 साल 150 साल पुराना डेटा उपलब्ध है इन टर्म्स ऑफ सर्वे, सो दैट वी कैन नाउ कंपेयर इट, है ना, विद द प्रेजेंट सिनेरियो, एंड वी कैन इजीली इवैल्यूएट दैट विच इज द बेटर टाइम। वो ज़्यादा अच्छा समय था आज से 150 साल पहले, या आज का समय ज़्यादा अच्छा है 150 साल बाद, वेयर वी आर इन राइट नाउ इन प्रेजेंट। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो सर्वे इसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स, इसी टाइप का इंफॉर्मेशन हम तक आप तक पहुंचाते थे। इज इट ओके? कोई दिक्कत? नाउ चलिए अब देखो एक चीज देखो, एक आपको लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या मिलेगा कि व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आई बिलीव व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, यस, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या हमें नहीं बताते हैं। मतलब क्या है कि सर्वे जो है ना, सर्वे को पढ़ने के बाद भी हमें आपको क्या पता नहीं चलता है। जैसे मान लो मैंने अभी बोला था कि कोचिंग के बारे में सर्वे कराती कि कोचिंग कैसा है,
अच्छा है, बुरा है, प्रोग्रेस हुआ, डिक्लाइन हुआ, इन सर्वे के बाद भी तुम्हें पता क्या नहीं चलता? आपको ये नहीं पता चलता सर्वे कराने के बाद भी कि द टीचर्स हु आर टीचिंग इन द क्लासरूम they are good? The teachers who are in the classroom, do they are eco-friendly? Eco-friendly मतलब whatever doubts you will ask, they will entertain you. आपके डाउट्स को, आपकी समस्याओं को क्या बताने वाले शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं। ऐसे तो नहीं कि आप पूछोगे आपको डांट के बैठा दे, है ना? द मैनेजमेंट इज हेल्पफुल और नॉट, मतलब सहायता करने वाली मैनेजमेंट है या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें सर्वे से नहीं निकल के आएंगी। ये क्या होती हैं? ये मनोभावना होती है, मतलब मन के अंदर की बात होती है। उस समय बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, देखो उस समय ये जितनी चीज़ें थी ना, किसने की? ऑल दीज आर डन बाय ब्रिटिश। किसके द्वारा किया गया? तो देखो ब्रिटिश ऑलवेज राइट गुड अबाउट देम। इन्होंने हमेशा अपने बारे में अच्छा लिखा और इंडिया के बारे में बुरा लिखा। दे ऑलवेज सेड दैट इंडिया इज अ प्रिमिटिव कंट्री। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पिछड़ा, पिछड़ा कंट्री है, देश है। कैसा देश है भारत? पिछड़ा देश है ना? ये बात हमेशा से इन लोगों ने कहा। ठीक है, अब लॉजिक का मैजिक यहाँ पे ये है बाबू, यहाँ पे कि हमें वीक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमें क्या नहीं पता चलेगा? कंडीशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों की कंडीशन क्या थी ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ने भारतीयों की कंडीशन को लिखा ही नहीं। तो कंडीशन ऑफ इंडियंस हमें नहीं पता चलेगा। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये हमें नहीं पता चलेगा। नाउ व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड? सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, ये हमें नहीं पता चलेगा उस टाइम का। बिलीफ्स ऑफ पीपल, लोगों को क्या भरोसा विश्वास था वो हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज इस बात पे तो सर्वे हुआ ही नहीं, है ना? जिन बातों पे सर्वे हुआ दैट वी कैन नो, बट द थिंग्स विच आर नॉट सर्वेड बाय एनी गवर्नमेंट, एनी ऑफिशियल, दैट वी कांट। उसके बारे में तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जब डॉक्यूमेंट नहीं तो पता नहीं। आप मुझे फीस दिए और मैं उस फीस का अगर बिल नहीं बनाऊं, उस फीस को अगर प्रॉपर वे में मेंटेन ना करूं, तो वो फीस तुम दिए इस बात का कोई सबूत रहेगा? नहीं रहेगा। तो देखो किसी भी चीज का प्रूफ तब होता है व्हेन इट इज समहाउ रिकॉर्डेड। इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, इट इज हैविंग नो सेंस, इट इज हैविंग नो वैल्यू। वही बात हमारे इनके साथ भी है। भारत के बारे में, इंडिया की चीज़ों के बारे में ब्रिटिशर्स ने कभी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। दिस इज द रीजन दैट दीज थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन सर्वेज। इज इट ओके? चैप्टर इज डन। नाउ इट्स योर होमवर्क। होमवर्क इज व्हाट? डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं एक्स्ट्रा बुक के अंदर से, वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं दैट ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट। दिमाग में रखना कि SST की सेपरेट कॉपी में काम करना शुरू करना। घिचपिच खिचड़ी नहीं चलेगा अब। इज इट ओके? क्लियर? चलो टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, दबा के शेयर करो, है ना? पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ फटाफट से।